वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से यह खबर, निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस अब एक्टिव हो चुकी है और पार्टी ने चुनाव पर अहम बैठक बुलाई है और कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी ने यह बैठक बुलाई है। सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने यह बैठक ली है और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। राजभवन कूच और निकाय चुनाव पर चर्चा की गई और प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पार्टी ने चुनाव पर, निकाय चुनाव पर अहम बैठक बुलाई है और कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी ने यह बैठक बुलाई है। सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने ये पूरी बैठक ली, पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई, राजभवन की तरफ कूच और निकाय चुनाव पर इस बैठक में चर्चा की गई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस के करण मारा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो निकाय चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलवाई और कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी ने ये पूरी बैठक बुलाई, जिसमें सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने ये बैठक ली और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर अब कांग्रेस एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और अब इसमें सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बैठक बुलाई, बैठक में कौन कौन से कांग्रेस के नेता थे और क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिया गया, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस बैठक को लेकर? देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस की आज अहम बैठक यहाँ पर देहरादून में हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा मौजूद है। पार्टी के प्रदेश से प्रभारी सुरेंद्र शर्मा के द्वारा बैठक यहाँ पर ली गई। पार्टी के वरिष्ठ विधायक, देहरादून जनपद और हरिद्वार जनपद के जो वरिष्ठ विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद है। प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। पार्टी का जो कल कार्यक्रम राजभवन घेराव का है, उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जा सकता है उसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई गई, चर्चा यहाँ पर की गई और सभी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देने का काम यहाँ पर किया गया। ये कहा जा सकता है कि जो पार्टी के जो फ्रंटल संगठन है उन सभी को भी इस राजभवन घेराव में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आ सके, उसके लिए पार्टी ने अपना स्तर पर अपनी रणनीति बनाने का काम यहाँ पर किया और ये कह सकते हैं कि देहरादून में कल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होंगे वो गरजते हुए नजर आएंगे और जिस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ जो हल्ला बोल रहे हैं उस हल्ले में और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस का आरोप यही है कि केंद्र सरकार की तरफ से ना तो भ्रष्टाचार पर कोई कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, ना ही ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जिनकी तरफ से लगातार देश को नुकसान पहुँचाने का काम यहाँ पर किया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। इसलिए राजभवन के माध्यम से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो केंद्र को ज्ञापन भेजने का काम करेगा ताकि केंद्र की सरकार जाग सके और ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर भी यहाँ पर लगातार मंथन पार्टी के भीतर चल रहा है। पार्टी स्तर पर जो तैयारियां अब तक की गई है उन तैयारियों को जानने का काम प्रदेश सह प्रभारी की तरफ से यहाँ पर किया गया और इसके अलावा दिशा निर्देश देने का काम उनकी तरफ से किया गया है कि ताकि चुनाव से पहले संगठन को और मजबूत यहाँ पर किया जा सके। जो पार्टी के जो दावेदार है, संभावित जो दावेदार, चाहे वो सभासद के पद पर हो या अध्यक्षों मेयर और अध्यक्ष के पद को लेकर हो, उन सभी से भी आवेदन मांगने का काम यहाँ पर किया गया है क्योंकि नया आरक्षण यहाँ पर जारी हो चुका है और आरक्षण के हिसाब से वार्डों में भी ये कह सकते हैं कि कई जगह सीटें आरक्षित हो चुकी है। इसलिए नए दावेदारों के फॉर्म यहाँ पर मांगने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा एक पैनल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जो आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं उनकी यहाँ पर छटनी की जा सके, उनकी स्क्रूटनी यहाँ पर की जा सके और ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जा सके जो जिताऊ हो और टिकाऊ हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस निकाय चुनाव को लेकर बड़ी ऊर्जा के साथ यहाँ पर काम करना चाहते हैं। इसीलिए इन तरह की बैठकों के माध्यम से अपने संगठन की जो नींव है उसे मजबूत भी कर रही है। पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको ऊर्जा देने का काम संगठन की इन बैठकों के माध्यम से किया जा रहा है। जी अभय कैंतुरा, जिस तरीके से हमने देखा कि निकाय चुनाव को लेकर इतना हो हल्ला हुआ और कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि भाई देखिए बीजेपी तो डर रही है, ये निकाय चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। अब जब सब कुछ आगे बढ़ने लग गया है, बीजेपी भी पर्यवेक्षक मैदान में उतार दिया बीजेपी ने, अब क्या कुछ रणनीति के तहत कांग्रेस इस निकाय चुनाव में उतरेगी? क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो पलड़ा है वो निकाय चुनाव में भले हुंकार भर रहे हो लेकिन उनका पलड़ा जो है वो डाउन है और बीजेपी इनसे बेहतर तैयारी कर चुकी है। और अब क्या कुछ रणनीति बना रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट है कि हर सीट पर चुनाव जीतने के लिए काम किया जाए, उसके लिए जिताऊ प्रत्याशी की तलाश कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। इसलिए
समय से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने सभी संभावित जो उम्मीदवार हैं पार्टी संगठन के, उन सभी से आवेदन यहाँ पर मांगने शुरू कर दी, ताकि उनके आवेदनों को भरने का काम यहाँ पर किया जाए। अगर उसमें कोई कमी होती है तो उस कमी को समय रहते दूर किया जा सके। तो अगर वार्ड स्तर की अगर हम बात करें तो वार्ड स्तर पर भी ये कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से पैनल बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार पार्टी के साथ यहाँ पर जुड़ सकें, वो चुनाव मैदान में आ सके, ताकि पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सके। मेयर अध्यक्ष पद के लिए कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे की जो रिपोर्ट है उन रिपोर्टों को मंगाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि हर पालिका स्तर पर और नगर पंचायत और नगर निगम के स्तर पर तीनों जगहों पर पार्टी अपना सर्वे यहाँ पर करा रही है, और सर्वे के आधार पर जो उपयोगी जो कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारने का काम संगठन के स्तर पर किया जाएगा। पार्टी जनहित के मुद्दों को उठाने का काम इस निकाय चुनाव में कर रही है, क्योंकि जो वायदे इस छोटी सरकार के तहत यहाँ पर किए गए थे, निकायों में काम करने के जो वायदे किए गए थे, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, बिजली पानी से संबंधित हो, या फिर नालियों की साफ सफाई से संबंधित हो, उन वादों पर सरकार अभी तक खरी नहीं उतर पाई है। नगर निगम का जो प्रशासन है वो खरा नहीं उतर पाया, इसलिए जनता को उसके प्रति जागरूक करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस छोटे चुनाव के लिए भी पूरी गंभीरता के साथ पूरे मन से यहाँ पर काम कर रही है। चुनाव जीतने के लिए लगातार मंथन यहाँ पर कर रही है, ताकि संगठन की जो रीति नीति वो आम जनता तक भी पहुँच सके और संगठन मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ सके। जी ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी ने ये बैठक बुलाई थी और इस बैठक में राजभवन कूच और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई, और इसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण माहरा भी इस बैठक में मौजूद रहे, और बैठक में पूरा लबोलबाब वो निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई, कैसे प्लानिंग की जाए, किस रणनीति के तहत निकाय चुनाव में उतरा जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। तो निकाय चुनाव को लेकर सरकार के द्वारा जारी की गई आरक्षण लिस्ट पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर आरक्षण लिस्ट पर सत्ता पक्ष वाले भी सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष भी अब इस पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। और क्या कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री ने कहा, एक बार आप पहले वो सुन लीजिए। देखिए, आरक्षण का अपना एक नियम होता है, उस नियमों के तहत और जो आयोग होता है, आयोग गठित होता है, उसके अनुसार ही आरक्षण होता है, और इसमें किसी की इच्छा के अनुरूप सभी जगह हो जाए ऐसा नहीं है। जो उसमें जो एक फार्मूला बनता है और जो जनसंख्या के मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर आयोग ने किया है, और अभी आपत्तियां सुनी जा रही हैं। अगर कहीं पर कुछ होगा तो निश्चित रूप से आपत्तियों का निस्तारण करेगा। आरक्षण घोषित होने के बाद जिन लोगों के अपेक्षा अनुसार आरक्षण नहीं होता है या स्थिति बनती है तो उनको उसमें आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसका एक ही समाधान है कि आपत्ति मांगी जा रही है, उसमें लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और जिसका निस्तारण होगा उसके बाद फिर चुनाव की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। वहीं इस बैठक में कांग्रेस ने 18 दिसंबर को राजभवन कूच की रणनीति जो बनाई है उस पर चर्चा की है, और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ताधारी दल की खामोशी को तोड़ने के लिए कल देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर गरजते हुए नजर आएंगे। साथ ही करण माहरा की माने तो केंद्र की सरकार भी खामोश बैठी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए केंद्र सरकार को ज्ञापन देने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन के माध्यम से करेंगे। तो बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की लिस्ट को विधिसम्मत बताते हुए इसे लेकर कांग्रेस के आरोपों को जानकारी का अभाव और चुनाव को लेकर डर है, ये बताया। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रवर समिति सदस्य रहे विनोद चमोली ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सभी वर्गों को पूर्व निर्धारित नीति के तहत अधिकार दिया गया है, लेकिन कल तक चुनाव में देरी का रोना रोने वाली कांग्रेस अब हार सामने देखकर चुनाव टालने के लिए बहाने तलाश कर रही है। मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का बयान सुना।
और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उपनेता रहे हों सदन में और विधायक रहे हों, वो बिना अपनी जानकारियों को पुष्ट किए हुए कैसे बयान दे सकते हैं। मैंने देखा उन्होंने एससी आरक्षण का प्रश्न उठाया। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे 3 प्रकार के निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं। तीनों में आरक्षण पहले से सुनिश्चित है, ना हम उसको घटा सकते हैं ना हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप एससी आरक्षण की बात करें तो नगर निगम में 9% है, इसी तरह से 14% आपका नगर पालिका में है और 13% आपका नगर पंचायत में है। तो जो परसेंटेज फिक्स है उसी के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण दिया है। इसी प्रकार ओबीसी में भी हुआ है, इसी प्रकार एसटी में भी हुआ है। एसटी में नगर पालिका में और नगर पंचायतों में 1-1 सीटें उसके लिए आरक्षित हुई है, क्योंकि यही संख्या उनकी अनुमानित वहां पर है। और नगर निगमों में उनकी संख्या बहुत ही न्यूनतम है, इसलिए उसको आरक्षण नहीं मिला है। इसी तरह महिलाओं का जो 33% का आरक्षण था वो सुनिश्चित किया गया है ओवरऑल। और इसके साथ साथ जो ओबीसी का आरक्षण है तो नगर निगम में 18% आरक्षण है, इसी तरह से नगर पालिका में लगभग 28% आरक्षण 27.9 है। और आपका जो नगर पंचायत है इसमें 34.8 लगभग 35% का आरक्षण जो सुनिश्चित हुआ है। और एक डेडिकेटेड जो आयोग था जो इसके लिए ओबीसी आयोग बनाया गया, तो उसने जो सिफारिशें दी हैं उसके आधार पर ये आरक्षण तय हुआ। ये सरकार ने भी नहीं किया, ये उस आयोग की सिफारिशों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये आरक्षण तय हुआ है। तो जितना आरक्षण सुनिश्चित हुआ है वो आरक्षण नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में दिया गया है। तो आगामी निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण और राज्य की स्थिति को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में समन्वय समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ प्रतापनगर और भगवानपुर के विधायक ने शिरकत की और कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के मुद्दे पर और महिला और एससी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी इसमें चर्चा की गई। साथ ही साथ प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और खनन जैसे मुद्दे पर इसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई, यानी विस्तार रूप से चर्चा की गई। प्रदेश में कांग्रेस की एक समन्वय समिति है, उसकी बैठक थी। उसमें तय किया गया कि 18 तारीख को गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा और जो विशेष मुद्दे हैं, एक तो इस सरकार ने विधानसभा में तय किया था कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति क्या होगी, परवर समिति का गठन किया गया था। परवर समिति की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जानी थी, लेकिन वो नहीं रखी गई और विधानसभा से पास करके ही उस पर निर्णय लिया जाना था, लेकिन एक तो वो नहीं किया गया। दूसरा, 10,000 से कम जनसंख्या वाले, अनुसूचित जाति के कम जनसंख्या वाले जो नगर निगम है उनको आरक्षण से मुक्त कर दिया गया, उनमें अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं आएगा। ये एक उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नैनीताल जिले के पर्यवेक्षक बनाए गए गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस में बिना मनमुटाव के निकाय चुनाव होंगे और भारी सीटों के साथ इस बार कांग्रेस नगर निकाय के चुनाव सभी जगह जीतेगी। निकायों के चुनाव प्रारंभ हो गए हैं, जैसा आप सबको विदित है, और उसी सिलसिले में हमारी पार्टी ने नैनीताल जिले का मुझे प्रभारी बनाया है, पर्यवेक्षक बनाया है। और हमने मेरे इस नैनीताल जनपद में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका लगा करके 7 है और ये मैंने सब जगह मीटिंग कर ली है और आज अंतिम बार रामनगर में आया हूँ और ऐसे समय आया हूँ जब आरक्षण भी घोषित हो गया। रामनगर की सीट आपकी जगदल है, ये सबको मालूम। तो हमारी पार्टी ने प्रत्याशी जो है
उनके लिए चयन करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो उस सिलसिले में हम कोशिश ये कर रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी यदि आवेदन करेंगे उनकी समीक्षा करेंगे, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी पूछेंगे, आम जनता से भी जितना हो सकता है संभावना उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे, ताकि जो एक ठीक जीतने वाला प्रत्याशी है उसको टिकट दे सके। ये पार्टी का निर्देश है, उसके आधार पर काम किया जा रहा है और उसी को हम कर भी रहे हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर ईडी की गाज गिर गई है और कांग्रेस नेता पर ईडी की कार्रवाई। राजीव जैन जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनके घर पर ईडी ने छापा मारा है। जमीन की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला है। राजीव जैन के घर ईडी की टीम पहुंची और पूर्व सीएम हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं जैन, और पटेल नगर आवास पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। और राजीव जैन के घर पर ईडी ने छापा मारा है और आरोप जो है वो जमीन की खरीद फरोख्त का लग रहा है। ये पूरा मामला है और पूर्व सीएम उत्तराखंड के और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं राजीव जैन। तो पटेल नगर आवास पर ईडी की छापामार वाली कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। तो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के एक नेता ईडी की चपेट में। तो पटेल नगर आवास पर ईडी की छापेमारी। और तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अधिकारियों को नसीहत भी दी थी। अब प्रदेश में नए डीजीपी दीपम सेठ के कार्यभार संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दीपम सेठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, अपने कार्य यानी अपने काम और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। ऐसे में प्रदेश की पुलिसिंग में बड़े स्तर पर सुधार की संभावना है। प्रदेश की कानून व्यवस्था प्रदेश की मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अब नए अधिकारी भी आए हैं, मैं जानता हूँ वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति फोकस्ड रहते हैं। पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए उनका बहुत अच्छा अनुभव है और मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई ऐसी लापरवाही के कारण या कोई कमियां हैं तो दूर करने में उनको सक्षम है। हरि की नगरी हरिद्वार। वहीं उत्तराखंड में शनि सोमेश्वर देवता मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए और जो अब 4 महीने बाद खोले जाएंगे। इस दौरान बड़कोट, उत्तरकाशी और तमाम क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने शनिदेव सोमेश्वर देवता के दर्शन और पूजा कर मन्नतें मांगी अपनी। और सोमेश्वर देवता समिति के सभी सदस्य, पंचपंडा पुरोहित, महासभा के सदस्य और यमुना घाटी होटल एसोसिएशन के सदस्य भी इस मौके पर मौजूद रहे। खुशीमठ में 12 गांव गेट के इष्ट आराध्य और माँ यमुना जी के भाई सोमेश्वर महाराज जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 4 माह के लिए बढ़ा दिए गए हैं और हम इष्ट आराध्य सोमेश्वर महाराज जी से संपूर्ण क्षेत्र, देश, प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। अब सोमेश्वर महाराज जी के दर्शन श्रद्धालुओं को 4 माह बाद बैसाखी के पावन पर्व पर मिलेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिले में पात्र पेंशन लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष अभियान चलाया है। आपको बता दें कि 28 नवंबर से चल रहे पेंशन अभियान के तहत समाज कल्याण विभाग, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गांव-गांव जाकर लाभार्थियों को मौके पर पेंशन योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। और इस अभियान के तहत 79 गाँव में टीमों द्वारा जाना है और जिसमें अब तक 39 जगहों पर पेंशन कैंप लगाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि अभी तक 163 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है।
तो अगली खबर चमोली से है, जहां धूमधाम से विजय दिवस मनाया गया और इस अवसर पर जिला पंचायत सभागार में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भारत पाक युद्ध में सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।